हेलो बच्चों, आज मैं आपको राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास सारा आकाश के उत्तरार्ध पार्ट 2 की व्याख्या समझाऊंगा। मैंने अपने शब्दों में पूरी स्टोरी को फ्रेम करने की कोशिश की है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। आपने बुक पढ़ी हो या न पढ़ी हो, एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा, उन सब का आंसर इसी सारांश में, इसी स्टोरी में निहित होगा। आपको ध्यान से सुनना है। बेटा, वीडियो अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर दें, मैं साथ आगे बढ़ता हूँ। मैंने बताया था पार्ट 1 में उत्तरार्ध के समर और प्रभा का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ा, एक दूसरे के प्रति प्रेम में वृद्धि हुई। अब यहाँ से शुरुआत है। रात को प्रभा ने समर को बताया कि उस दिन नमक इसलिए तेज हुआ था क्योंकि भाभी ने मुट्ठी भर नमक चुपके से दाल में मिला दिया था। ये बताया कि जो मैंने खाना बनाया था और सभी लोग नाराज हुए थे कि दाल में नमक बहुत ज्यादा है, तो नमक मुझसे ज्यादा नहीं हुआ था। नमक भाभी ने मुट्ठी भर लिया और उसी दाल में मिला दिया। ये सब मुन्नी ने देखा था। ये सब मुन्नी ने देखा था मतलब समझिए साफ कि मुन्नी ने प्रभा को बताया था कि नमक आपसे ज्यादा नहीं हुआ है, नमक भाभी ने मिला दिया है। वह रात गिले शिकवे दूर करने की रात थी। समर जानना चाहता था कि सुहाग रात के दिन न बोलकर प्रभा ने उसका अपमान क्यों किया। बड़ी कठिनाई से प्रभा को वह बात बताने के लिए तैयार किया। उसे आश्चर्य था कि उस दिन का व्यवहार समर को अपना अपमान लगा, पर उसने ऐसा नहीं किया था। शायद वह उसके भाग्य में लिखा था, सो हो गया। समर ने प्रभा का हाथ अपने हाथ में लिया और उससे उस रात न बोलने का कारण बताने का अनुरोध जारी रखा। उससे कहा कि बताइए, उस रात आपने हमसे बात क्यों नहीं की थी। उसने बताया कि हफ्तों से जागने की थकान थी, शरीर बहुत टूट रहा था, तबीयत बहुत उदास थी, जरा जरा सी बात पर घर की याद आती थी। फिर संयोग से उसी दिन खिड़की के सामने वाले घर में अर्थात सांवल की बहू जलकर मर गई थी। और भी एक दो बातें ऐसी हो गई थी कि रोना आ रहा था। समर को शादी करने की अनिच्छा के बारे में भी वो जान चुकी थी। सारे हौसले तो अपने आप पस्त हो गए थे, तो बात क्या करती हुआ। इस तरह से उसने रात को समर को प्रभा ने बताई कि उसने क्यों नहीं बोला था। कई कारण उसने एक साथ गिना दिए। समर सही सही सब जानना चाहता था। वो प्रभा की गोद में लेट गया। प्रभा भावुक होकर रोने लगी। कोठरी के अंधेरे में उसके आंसुओं की दो बूंदें समर के चेहरे पर पड़ गईं। वह एकदम से चौंक उठा। क्या वह अब रोती रहेगी? उसने उसके आंसू पोंछने के लिए उसके गाल पर हाथ रखा तो चौंक कर हटा लिया। उसे थप्पड़ वाली बात याद आ गई थी जब उसने प्रभा को थप्पड़ मारा। रोशनी होती तो देखता कि उसके उस दिन के थप्पड़ के निशान अभी बाकी हैं या नहीं। फिर उसने पूछा कि अम्मा जी और भाभी उससे इतना नाराज क्यों रहती हैं। समर ने उसे अपनी कसम देकर सच्चाई पूछनी चाहिए। कसम देने की बात उसे अच्छी नहीं लगी। वो झुंझला गई थी। प्रभा ने अपने हाथ को समर के उलझे बालों में फिराना शुरू किया। उंगली चलाती वो बोली कि अम्मा बाबूजी के नाराज होने का कारण साफ है। रुपया पैसा अच्छा जेवर कपड़ा कुछ भी तो नहीं ला सकी, और पढ़ाई भी मेरी दुश्मन बन गई। मुन्नी बीबी ने दबी जबान से खूब प्रचार किया कि बहू कुछ न लाई हो, पर बहू बड़ी बहू से लाख दर्जा अच्छी तो है देखने सुनने में। अम्मा जी भी इस बात से सहमत थी। बस भाभी को नाराज करने के लिए दो तीन बातें काफी थी। वे हमेशा अम्मा जी के कान भरती रहती। वो कहे किससे, पति तो नाराज था। कभी कभी यहां तक विचार आता था कि वो आत्महत्या कर ले। समर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सिर झुकाकर उसके ठंडे पपड़ाए होठों को चूम लिया।
उसे अपने ऊपर और पहले के द्वारा किए गए व्यवहार के लिए ग्लानि हो रही थी। उसने प्रभा से कहा कि वह इस बार उसकी इस गलती को माफ कर दे और यह वादा किया कि भविष्य में यानी आने वाले दिनों में वे अब कभी नहीं लड़ेंगे। उसने प्रभा से उस दिन छत पर रोने का कारण जानना चाहा। इससे पहले उसने कभी इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया था, अर्थात इस तरह उसने उसको कभी रोते हुए नहीं देखा था। इस बार प्रभा का स्वर कड़ा था। मैं क्या, उस दिन कोई भी खूब रोता, इतनी बड़ी हो गई, अभी तक चरित्र पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। उस दिन जो सुना, अर्थात उस दिन आपके घर वालों ने यानी भाभी ने, अम्मा ने मेरे चरित्र पर उंगली उठा दी। जिस दिन तुम भी मेरे चरित्र पर संदेह करोगे उस दिन जहर खा लूंगी। उसके कहने का मतलब था कि अम्मा ने, भाभी ने संदेह किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप भी मेरे कैरेक्टर पर संदेह करेंगे तो उस दिन मैं जहर खा लूंगी। प्रभा की इच्छा थी कि समर खूब पढ़े। उसकी पढ़ाई पूरी होने तक वह हर कष्ट सहने के लिए तैयार थी। वह भी उससे कुछ पूछना चाहती थी, पर समर ने कहा कि वह उससे कुछ न पूछे। उसे अपने किए पर पछतावा है, बस उसे एक बार माफ कर दे। उसकी सलाह के बिना भविष्य में वह कोई काम नहीं करेगा। वह पढ़ी लिखी समझदार है, सलाह दे सकती है। अपने पढ़े लिखे होने पर मिलने वाले तानों से वह परेशान हो गई थी। उसने समर को एक्टर से भी ज्यादा एक्सपर्ट कहा। एक्सपर्ट शब्द से पहली बार उसे ध्यान आया कि वह गांव कस्बे की नहीं है, अच्छे शहरी परिवार की इकलौती लड़की है। यानी जैसे उसने एक्सपर्ट शब्द का प्रयोग किया तो उसे ध्यान में आया कि वह कोई गांव की लड़की, कम पढ़े लिखे परिवार की लड़की नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे परिवार की लड़की है। किरण के बोलचाल तथा पढ़ने ओढ़ने के तरीके से समर के मन में आता था कि कितना अच्छा होता कि उसकी पत्नी भी किरण की तरह समझदार और सुरुचिपूर्ण होती। अब उसे ये एहसास हुआ कि उसने प्रभा को कभी घर का काम धाम करते रहने वाले तुच्छ प्राणी से अधिक और कुछ समझा ही नहीं। सिनेमा देखना तो दूर, वो तो इस घर में सिनेमा के पोस्टर तक देखने के लिए भी तरस गई होगी। उपन्यास कहानी की एक एक लाइन पढ़ने के लिए तड़फड़ाती होगी। दिवाकर के घर में पढ़ा लिखा होना दुर्गुण नहीं है। क्या वह कभी प्रभा से कह सकेगा कि शाम को घूमने चलना है, दिवाकर और किरण जाएंगे, उसके साथ चाय पीनी है? समर के मुंह से एक गहरी सांस निकल गई। प्रभा ने उसे झकझोरते हुए कहा कि क्या सोचने लगे। उसे लगा कि शायद एक्टर वाली बात समर को बुरी लग गई। वो कहती रही कि उसे बहुत बकबक करने की आदत है, अपनी कक्षा की शैतान लड़की थी। वह और उसकी दोस्त सोचती थी कि वे शादी नहीं करेंगी, गांव गांव जाकर स्त्रियों को पढ़ाएंगी, सारे हिंदुस्तान का पैदल टूर करेंगी, नए नए गांवों शहरों में तरह तरह के लोग मिलेंगे, उनकी बातें खत्म ही न होती थी। इस तरह से प्रभा ने समर को अपने बचपन की, अपने पढ़ने के दिनों की बातें बताई। उस दिन वह देर तक खिलखिलाती रही, हंसती रही, प्रसन्न रही। समर सोच रहा था कि इतना सब सहकर भी वह उन्मुक्त भाव से कैसे हंस सकती है। इतना सब सहकर भी वह उन्मुक्त भाव से कैसे हंस सकती है। उसने समर के मुंह को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी कही बातों को भूलने के लिए कहा। उसने कहा कि वह चाहती है कि उसका पति खूब पढ़े तथा वह उनके कहने के अनुसार चलेगी। यानी उसने वादा किया कि तुम खूब पढ़ाई करो और जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। दिवाकर चाहता था कि समर थर्ड ईयर में एडमिशन ले ले, परंतु भाई साहब और बाबूजी का कहना था कि उसे नौकरी करनी चाहिए जिससे घर वालों को कुछ मदद मिल सके। समर क्या करे, इस संबंध में वह प्रभा से सलाह लेना चाहता था। प्रभा भी क्या कह सकती थी, निर्णय समर को ही लेना था। वह देश में फैली बेरोजगारी की समस्या से अवगत था। इंटर तक की शिक्षा का भी कुछ खास महत्व नहीं था। क्लर्क की नौकरी ही बड़ी कठिनाई से मिल सकती थी। क्लर्क की नौकरी करने पर जीवन निर्वाह भी ठीक से नहीं हो सकता था। प्रभा ने घर की स्थिति को देखते हुए किसी स्कूल में टीचर बनने की बात कही, मास्टरनी बनने की बात कही।
समर ने कहा कि वह यह बात भूल कर भी किसी से न करे। उसे ख्याल आया, उसे ध्यान आया कि दिवाकर और किरण किसी दिन प्रभा से मिलने उसके घर ना आ धमकें। बिठाने के लिए जगह नहीं, खातिरदारी कैसे करेंगे। समर ने कहा कि कभी मन होता है कि किसी के कहने की चिंता किए बिना मन लगाकर पढ़ूं और अच्छी नौकरी पाने पर घर वालों को भी अच्छी तरह सहायता कर सकूंगा। माता पिता के प्रति अपने फर्ज को याद कर वो इमोशनल हो गया, वो भावुक हो गया। सवेरा हो गया था। प्रभा उठते हुए बोली, लेकिन अच्छी नौकरी के बाद फर्ज ज्यादा अच्छी तरह अदा नहीं किया जा सकता। अर्थात अच्छी नौकरी होगी तो हम लोगों की बातचीत बहुत कम हो पाएगी, सोशल दूरी बहुत ज्यादा काम के कारण बढ़ेगी, ऐसा उसने समर से कहा। इन शब्दों को सुनकर समर विचारों में खो गया। बेटा उत्तरार्ध पार्ट 2 की यहीं तक स्टोरी है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताता हूं। समर ने प्रभा से कौन से प्रश्न पूछे और प्रभा ने उनका क्या उत्तर दिया, समझा कर लिखिए। ये भी हो सकता है क्वेश्चन। उत्तरार्ध पार्ट 2 के आधार पर समर ने प्रभा से कौन से प्रश्न पूछे और प्रभा ने उनका क्या उत्तर दिया। बेटा इनके प्रश्न और उत्तर दोनों ही मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको अभी समझा दिए हैं। अगला प्रश्न बन सकता है, सुबह सुबह समर और प्रभा के बीच होने वाली बात का सार अपने शब्दों में लिखिए। प्रभा ने अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में समर को क्या बताया। बेटा अभी मैंने इसकी एक्सप्लेन में सब कुछ बता दिया। कोई भी क्वेश्चन आएगा मैंने बोला आप निश्चित रूप से उसे सॉल्व कर लेंगे। बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।